नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अमेरिका में संघ व्यवस्था की बात करेंगे। जिस प्रकार इंग्लैंड में संसदीय प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है, उसी प्रकार अमेरिका को संघात्मक प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। 1787 में 13 राज्यों के मेल से अमेरिका का संयुक्त राज्य स्थापित किया गया। उसमें आज 50 राज्य सम्मिलित हैं। संघात्मक सरकार उसे कहा जाता है जहां संविधान के द्वारा शक्तियां केंद्र तथा राज्यों में बटी हुई होती हैं। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है जो केंद्र तथा राज्यों में संवैधानिक झगड़ों का निर्णय करता है। संघात्मक शासन प्रणाली में दो तरह के शासन होते हैं, एक तो केंद्र का शासन तथा दूसरा प्रांतों का शासन, और इन दोनों शासनों का कार्यक्षेत्र, अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से सीमांकित रहता है। फाइनर ने लिखा है कि संघ राज्य वह राज्य है जिसमें अधिकार और शक्ति का एक भाग स्थानीय क्षेत्र में निहित होता है तो दूसरा भाग एक केंद्रीय संस्था में। इन दोनों में से किसी को दूसरे के अधिकार और शक्ति अपहरण करने का अधिकार नहीं होता है। केसी विहर ने भी लिखा है कि संघ शासन का अर्थ एक ऐसी पद्धति से है जिसके द्वारा सामान्य और प्रादेशिक शासनों में सामंजस्य होते हुए भी अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है। डाइसी ने संघ शासन के लिए 3 तत्वों को आवश्यक बतलाया: एक लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन और सर्वोच्च न्यायालय। यह सभी तत्व अमेरिकी शासन प्रणाली में विद्यमान है, इसलिए वह एक संघात्मक शासन प्रणाली है। अब बात आती है कि अमेरिका में संघवाद अपनाने और अनेक वर्षों तक उसके अस्तित्व को स्थिरता के कई कारण रहे हैं, जिनमें से ये कुछ बताएं अपन आपसे चर्चा करें कि संविधान के जनक इस तथ्य से परिचित थे कि संघात्मक व्यवस्था से स्थानीय स्वायत्त शासन और नागरिक प्रशिक्षण के लाभ प्राप्त होते हैं। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका का जब संविधान बनाया गया उस समय उसके सिवाय और कोई उपाय ही नहीं था कि देश में संघीय व्यवस्था स्थापित की जाए। तीसरा, अमेरिका के लोग वस्तुतः शक्ति के केंद्रीकरण को सदा शंका की दृष्टि से देखते रहे हैं तथा उसके प्रतीक एक तंत्रीय शासन को वे परतंत्रता का और शक्ति के विकेंद्रीकरण की प्रतीक संघीय शासन को वे स्वतंत्रता का प्रतीक समझते हैं। चौथा है, अमेरिका के क्षेत्रफल की विशालता के कारण भी संघीय व्यवस्था का अपनाया जाना आवश्यक था। पांचवा है, वर्तमान संविधान के निर्माण से पूर्व अनेक उपनिवेश अलग अलग राज्यों के रूप में विद्यमान थे। अलग अलग रहने के कारण उनमें अपने पृथक अस्तित्व के प्रति मोह होना स्वाभाविक था, पर इसके साथ ही साथ तात्कालिक परिस्थितियाँ जिससे सभी को बाह्य दबाव का मुकाबला करना था, उन्हें इस बात के लिए बाध्य कर रही थी कि वे एक हों। राज्यों के पृथक अस्तित्व की मान्यता तथा सबकी एकता दो बातें संघीय व्यवस्था को पूरी करती है। तो इस कारण से अमेरिका में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया। अब बात आती है अमेरिकी संघ में संघ व्यवस्था के लक्षण। तो पहला लक्षण है संविधान की सर्वोच्चता, कि अमेरिका का संविधान लिखित है तथा देश का सर्वोच्च कानून है। संविधान की सर्वोच्चता का उल्लेख आर्टिकल 6 में किया गया है और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी कानून संविधान के विरुद्ध हों वे लागू नहीं हो सकेंगे। दूसरा, स्वतंत्र व सशक्त न्यायपालिका की शक्ति विभाजन की रक्षा के लिए तथा इस बात की रक्षा के लिए कि केंद्र का शासन राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण न कर ले, अमेरिका में सशक्त और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस व्यवस्था की गई है। संविधानिक विषयों पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम और मान्य होता है। तीसरा है दोहरी नागरिकता। अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति
संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक तो है ही, साथ में उस राज्य का भी नागरिक होगा जिस राज्य में वो निवास करता है। जैसे कोई कैलिफोर्निया में रहता है तो वो कैलिफोर्निया का नागरिक भी है और संयुक्त राज्य अमेरिका का भी नागरिक है, दोहरी नागरिकता। चौथा है राज्यों के अपने संविधान, कि अमेरिका की संघीय संविधान में राज्यों के संविधान शामिल नहीं हैं। संघीय संविधान में केवल इतना कहा गया है कि जो शक्तियाँ संघ को नहीं दी गई हैं या राज्यों के लिए निषिद्ध नहीं की गई हैं वे राज्यों के लिए सुरक्षित हैं। राज्यों को इन सीमाओं में रहते हुए अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा है। पांचवा है संघीय व्यवस्था के लक्षण में सीनेट में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व, कि सीनेट अमेरिका का उच्च सदन है और उसमें प्रत्येक छोटी और बड़े राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। प्रत्येक राज्य को इसमें 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, यानी कि वहाँ सीनेट में 100 सदस्य, 50 राज्य, प्रत्येक राज्य छोटा हो या बड़ा 2 सदस्य भेजेगा, तो इस तरह से वहाँ सीनेट की सदस्य संख्या 100 है। द्वैध शासन, अमेरिका में द्वैध शासन है। देश में 2 प्रकार के शासन, एक तो केंद्रीय शासन और दूसरा राज्यों का शासन। केंद्रीय शासन के अतिरिक्त अमेरिका के 50 राज्यों के अलग अलग संविधान और शासन है। केंद्रीय शासन की ही भांति राज्यों की पृथक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका है। 7वां है संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका, कि अमेरिका संविधान में संशोधन में राज्यों का भी महत्वपूर्ण हाथ होता है। संशोधन के लिए या तो 3/4 राज्यों की सहमति आवश्यक है या कांग्रेस के दोनों सदनों के सदस्यों का अलग अलग और 3/4 बहुमत हो। राज्यों में सीनेट तो राज्यों का ही प्रतिनिधित्व करती है। जब तक 3/4 राज्य न चाहे संविधान में संशोधन नहीं हो सकता है। 8वां है शक्तियों का वितरण, अमेरिका में संघ और राज्यों की शक्तियों को संविधान द्वारा पूर्ण मान्यता प्राप्त है और उनके अनुसार उन्हें अलग अलग इकाइयों के रूप में मान्यता दी गई है। संविधान में 2 प्रकार की सरकारों के बीच शासन की शक्तियों के वितरण की व्यवस्था की गई है। शक्तियों के वितरण में अमेरिका में उस सिद्धांत को काम में लाया गया है जिसमें गणना और अवशेष के सिद्धांत कहा जाता है। कि शक्तियों के वितरण के बारे में संविधान में कहा है कि वे सब शक्तियां जो संविधान द्वारा संघ को प्रदान नहीं की गई हैं तथा जो उसके द्वारा राज्यों के लिए निषिद्ध नहीं की गई हैं, राज्यों के लिए या जनता के लिए सुरक्षित हैं। संघ सरकार की शक्तियां गिना दी गई हैं, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों की सरकारों को प्राप्त हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि संघ सरकार की शक्तियां प्रदत्त हैं तथा राज्यों व जनता की शक्तियां मौलिक हैं। संघ सरकार की शक्तियां, कि राष्ट्रीय महत्व के विषय संघीय सरकार के कार्यों क्षेत्र में रखे गए हैं, जैसे करों की वसूली करना, राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यवस्था, विदेशों के साथ व राज्यों के परस्पर उद्योग व व्यवसाय का संचालन करना, मुद्रा निर्माण इत्यादि विषय संघ सरकार को दिए गए हैं। संघ सरकार के लिए निश्चित शक्तियाँ, कि संघ सरकार लोगों के बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार पर रोक नहीं लगा सकता। सम्मानजनक उपाधियों का वितरण केंद्र सरकार नहीं कर सकती। भाषण की स्वतंत्रता पर आघात नहीं लगाया जा सकता केंद्र सरकार के द्वारा। ये अधिकार जनता में स्वतः निहित माने जाते हैं, तो ये संघ सरकार के लिए निषिद्ध है। राज्यों के लिए निषिद्ध शक्तियाँ, कि कुछ शक्तियाँ राज्य की सरकारों के लिए भी निषिद्ध कर दी गई हैं, जैसे कि राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वे विदेशों के साथ संधि या समझौता कर सकें। शांति के समय वे सेना या युद्ध को नहीं रख सकते। राज्य कांग्रेस की सहमति के बिना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर आयात या निर्यात शुल्क भी नहीं लगा सकते और न इसके संबंध में वे आपस में कोई समझौता कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य की सरकारें दास प्रथा नहीं रख सकती और न बंदी प्रत्यक्षीकरण, धर्म, विचार, अभिव्यक्ति व प्रेस संबंधी नागरिक अधिकारों के हनन की ही कर सकती है। अमेरिकी संघ में राज्यों की स्थिति, राज्यों की प्रमुख शक्तियाँ निम्नलिखित बताई गई हैं कि राज्यों के अंदर के व्यापार का नियमन, पुलिस, शिक्षा, दीवानी व फौजदारी कानून, स्थानीय स्वशासन, मार्ग व यातायात, ये राज्य की शक्तियाँ हैं। इस संबंध में अमेरिकी संघ में 50 राज्य हैं। वे अपने क्षेत्र में वैधानिक दृष्टि से संप्रभु संपन्न हैं। उन शक्तियों को छोड़कर जो संघ को दी गई हैं और उन शक्तियों को छोड़कर जो राज्यों के लिए निषिद्ध हैं, से शक्तियों का प्रयोग वो करने में राज्य स्वतंत्र हैं।
संविधान के अनुसार यदि राज्य चाहे तो संघ को नष्ट कर सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई राज्य अपनी इच्छा से संघ से बाहर हो जाए। राज्य को संघ सरकार की गारंटियां भी दी गई हैं कि संघ सरकार के लिए आवश्यक है कि राज्यों की भौगोलिक एकता और प्रादेशिक अखंडता की रक्षा करेगा। उदाहरण के लिए वर्तमान राज्यों का कुछ क्षेत्र लेकर किसी नए राज्य का निर्माण संघ सरकार नहीं कर सकती जब तक कि इस संबंध में संबंधित राज्यों की स्वीकृति न हो। दूसरा है, संघ सरकार का जो दूसरा दायित्व है वो यह है कि वह प्रत्येक राज्य के गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली बनाए रखे। जब कभी बाहर से आक्रमण होता है तो संघ सरकार राज्य सरकारों की प्रार्थना की प्रतीक्षा किए बिना ही हस्तक्षेप कर सकती है। उपद्रवों, विद्रोह तथा अन्य आंतरिक हिंसा को रोकने के लिए संघ सरकार तभी हस्तक्षेप कर सकती है जब उसे ऐसा करने से प्रार्थना की जाती है। यह निर्णय करना कि आंतरिक हिंसा किस सीमा तक पहुंच जाए जब संघ सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, राष्ट्रपति के हाथों में रहता है। आमतौर पर राष्ट्रपति संबंधित राज्यों की प्रार्थना पर और वह भी उस समय तक हस्तक्षेप नहीं करता जब तक कि उसे यह विश्वास नहीं हो जाता कि राज्य अकेला ही इस स्थिति का सामना नहीं कर सकता। लेकिन यदि संघीय विधियों या संघीय संपत्ति का उल्लंघन होता है तो राष्ट्रपति राज्य की औपचारिक प्रार्थना के बिना भी हस्तक्षेप कर सकता है। सन 1941 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने राज्य सरकार की प्रार्थना के बिना ही कैलिफोर्निया एयरक्राफ्ट फैक्ट्री की हड़ताल दबाने के लिए अपनी सेना भेज दी थी। इसी तरह 1963 में राष्ट्रपति केनेडी ने सर्वोच्च न्यायालय के पृथकता विरोधी निर्णय को लागू करने के लिए संघीय पुलिस का प्रयोग लिया था। तो ये तो हमने बात की संघीय सरकार के लक्षणों की। अब हम बात करेंगे अमेरिका में संघ व्यवस्था में केंद्रीकरण हो रहा है, उसमें इसकी वृद्धि के क्या कारण हैं कि संविधान निर्माताओं ने अमेरिका को एक कठोर संघीय व्यवस्था के ढांचा बनाया था, किंतु परिस्थितियां इस प्रकार बदलती गई कि केंद्र की शक्तियों में वृद्धि होती गई और संघ सरकार अधिक शक्तिशाली हो गई। तो अमेरिका की संघीय व्यवस्था में केंद्रीकरण के प्रमुख कारण हैं जिनका हम यहाँ चर्चा करते हैं। पहला है सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन, कि जब संविधान बना तो उस समय अमेरिका एक ग्रामीण यानी कृषि प्रधान देश था। लोग छोटे छोटे गांवों में एक दूसरे से पृथक बहुत दूरी पर रहते थे। उनकी आवश्यकताएं भी सीमित थी जो राज्य सरकारों द्वारा पूरी हो जाती थी। लेकिन बाद में औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ, व्यापार, यातायात एवं संचार के साधनों में वृद्धि हुई। औद्योगिकरण से अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई जिनका सामना करने में राज्यों की सरकारें असमर्थ सिद्ध हुई। राष्ट्रीय सरकारों ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को ठीक तरह से संभालने और व्यक्ति को आर्थिक संकट से बचाने की जिम्मेदारी संभाली। इसलिए राष्ट्रीय सरकार अत्यधिक कार्य करने लगी, यानी राष्ट्रीय सरकार का मतलब केंद्र सरकार। दूसरा है निज शक्तियों के सिद्धांत के कारण, कि अमेरिका का संविधान बहुत संक्षिप्त है, उसमें विस्तार की बातें नहीं हैं। 1790 में हैमिल्टन ने यह सुझाव दिया कि एक बैंक स्थापित किया जाए। इस बात का विरोध जेफरसन और उसके अनुयायियों ने किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को संविधान द्वारा इस प्रकार की शक्ति नहीं दी गई है। हैमिल्टन और उसके समर्थकों ने कहा कि यह ठीक है, इस प्रकार की कोई बैंक बनाने की शक्ति स्पष्ट रूप से कांग्रेस को नहीं है, परंतु ऐसे करने की शक्ति उन शक्तियों में छिपी हुई है। उन्होंने कहा कि संविधान में कांग्रेस को राष्ट्रीय वित्त, मुद्रा तथा नोट का नियंत्रण करने का अधिकार दिया है। ये कहा गया है कि संविधान द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार को दी हुई सब शक्तियों को क्रियान्वित करने के लिए कांग्रेस के दोनों सदनों को कानून बनाने का अधिकार है। कुछ समय के पश्चात निज शक्तियों के सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने मैकोल्स बनाम मेरीलैंड के बाद में निज शक्तियों के सिद्धांत को मान्यता दे दी। निज शक्तियाँ केवल वे ही शक्तियाँ हैं जो संविधान द्वारा संघीय सरकार को प्रदान की गई मूल शक्तियों के साथ साधनों के रूप में संबंध है, जिसके उदाहरण आप समझ सकेंगे। पहला है कि संविधान ने कांग्रेस को विदेशों के साथ व परस्पर राज्यों के साथ व्यापार प्रबंध करने की शक्ति दी है, पर व्यापार शब्द बड़ा व्यापक है। इसके प्रबंध के लिए बैंक प्रणाली, यातायात, संचार आदि अनेक विषयों का प्रबंध भी उसे अपने हाथ में लेना आवश्यक है। इसलिए इनसे संबंधित शक्तियों के लिए यह उचित है कि उसे व्यापार के प्रबंध की शक्ति उसमें निहित है।
कांग्रेस को रेल, सड़क के यातायात, टेलीग्राफ व टेलीफोन की कंपनियां, वायुयान, रेडियो, बैंक प्रणाली आदि के संबंध में शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि ये सब व्यापार के प्रबंध की शक्तियों के अंतर्गत निहित हैं। तीसरा है गृह युद्ध। संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच 1861 से लेकर 1865 तक गोरे और कालो हबशियों को मुक्ति के प्रश्न पर गृह युद्ध हुआ, सिविल वार हुआ। इससे भी केंद्र सरकार की शक्तियों में वृद्धि हुई। चौथा है न्यायिक निर्णय। केंद्रवाद के विकास में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने बहुत योग दिया। न्यायालय द्वारा संविधान के विभिन्न उपबंधों की व्याख्या इस प्रकार होती है कि संघीय सरकार की शक्तियों में पर्याप्त वृद्धि हुई। असल में न्यायाधीश मार्शल ने केंद्र सरकार की शक्तियों में वृद्धि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिए। उन्होंने अनेक विवादों में केंद्र सरकार के पक्ष में निर्णय दिए। उसका कहना था कि यदि राज्य सरकारें जनता द्वारा चुनी हुई हैं तो केंद्र सरकार भी जनता द्वारा चुनी हुई हैं, इसलिए उसे भी देश हित में कानून बनाने का उतना ही अधिकार है जितना राज्य सरकारों को है। मार्शल के पश्चात आने वाले न्यायाधीशों ने भी इस परंपरा का पालन किया। 1908 में जोन्स बनाम मेयर विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि केंद्र सरकार को ऐसा कोई भी कानून बनाने का अधिकार है जो जातिगत भेदभाव को समाप्त करता हो। रॉबर्ट जैक्सन ने इसे सर्वोच्च न्यायालय की राजनीतिक भूमिका बतलाया। उनका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह भूमिका इसलिए निभाई क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय स्वयं भी केंद्र सरकार का ही एक अंग है। पांचवा है राज्यों को अनुदान। अमेरिका में राष्ट्रीय सरकारें राज्यों को सामाजिक कल्याण व अनेक कार्यों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। राष्ट्रीय सरकार राज्यों को यह सहायता कुछ शर्तों के साथ देती है। सबसे बड़ी शर्त यह है कि सहायता जिस उद्देश्य के लिए दी जाए उसी पर खर्च हो। सहायता के बदले में राज्य सरकारें यह शर्त स्वीकार करते हैं कि राष्ट्रीय सरकार को विकास योजनाओं और नीतियों की स्वीकृति देने का अधिकार होगा। ऐसा भी देखा गया है कि अपने प्रदेश के विकास की दृष्टि से राज्य सरकार केंद्र सरकार को अपनी शक्तियां आर्थिक कारणों से स्वयं सौंप देते हैं। जैसे सड़क निर्माण राज्य का कार्य है, परंतु जब केंद्र सरकार ने सारे अमेरिका में सड़कों का जाल बिछाना चाहा तो एक भी राज्य ने मना नहीं किया। ग्रिफ्ट का ये कहना है कि वित्तीय सहायता के आधार पर केंद्र सरकार की शक्तियों में वृद्धि संघवाद के लिए एक बड़ा खतरा है। छठा है अंतर्राष्ट्रीय स्थिति। कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के कारण भी अमेरिका में शक्तियों के केंद्रीकरण को बढ़ावा मिला है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका का उदय विश्व शक्ति के रूप में हुआ। साम्यवादी व्यवस्था तथा पूर्व सोवियत संघ और चीन उसके प्रतिद्वंदी रहे। आणविक शक्ति के अन्वेषण के कारण अब अमेरिका बाह्य आक्रमण की संभावना से भी अछूता नहीं है। शीत युद्ध ने राजनीति में केंद्र का शक्तिशाली होना आवश्यक था। लियोनार्ड के शब्दों में कि रूसी भालू ही स्पष्ट रूप से वह राक्षस था जो हमें केंद्रीकरण की ओर धकेल रहा था। सातवां कारण है केंद्रीकरण का वैज्ञानिक खोजें। कि अमेरिका और रूस दोनों ही समुद्र तल और अमेरिका और रूस दोनों ही समुद्र तल और वायुमंडल की खोज में एक दूसरे की से होड़ कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रीय सरकार अपने देश की मान और प्रतिष्ठा को विश्व भर में बढ़ाने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च कर रही है। यह कार्य राज्य सरकारें नहीं कर सकती, इसलिए वहाँ लोगों में प्रादेशिक भावना घटी है और लोग संघीय सरकार के नेतृत्व की ओर देखने लगे हैं। आठवां है संवैधानिक संशोधन। समय समय पर अमेरिकी संविधान में जो संशोधन किए गए उनके कारण भी केंद्र सरकार की शक्तियों में वृद्धि हुई। जैसे 16वें संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय सरकार को आय कर लगाने की शक्ति प्रदान की गई। इसी प्रकार 15वें तथा 19वें संशोधन द्वारा मताधिकार का विस्तार किया गया। इससे संघ सरकार की शक्ति में वृद्धि हुई। नौवां है केंद्र के प्रति जनता का सम्मान। कि जनता के हृदय में राष्ट्रीय सरकार के प्रति अधिक सम्मान की भावना है। 1930 की आर्थिक संकट के समय राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सके रूजवेल्ट सरकार ने देश को आर्थिक संकट से निकाल कर पुनर्निर्माण के मार्ग पर
आगे बढ़ाया। जनता की रुचि व आस्था के कारण केंद्र अपनी अधिकांश शक्तियाँ प्राप्त करता जा रहा है और वह शक्तिशाली होता जा रहा है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका में केंद्रीकरण की इस प्रवृत्ति ने से लोगों के मन में ये संदेह पैदा कर दिया है कि क्या अमेरिका अब संघ नहीं रहेगा। यह सच है कि केंद्र की शक्तियों में वृद्धि हुई है, किंतु अमेरिका संघवाद निष्प्राण नहीं हुआ है। अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में राज्य अब भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, उन्हें अब भी काफ़ी स्वायत्तता प्राप्त है। अमेरिका का संघ अब उस युग में आ गया है जिसे सहकारितापूर्ण संघ व्यवस्था का युग कहा जाता है, जिसमें राज्यों व केंद्र सरकार का संबंध इस बात पर नहीं चलता कि कौन किसके अधीन है, बल्कि इस पर चलता है कि राष्ट्रहित में दोनों के सहयोग किस प्रकार चल सकते हैं। राज्य अब भी ऐसी धुरी है जिसके आसपास अमेरिका की संपूर्ण राजनीतिक प्रणाली घूमती है। फिर भी आज संघीय सरकार केवल सरकार ही नहीं रही है, यह 21वीं शताब्दी में राष्ट्रीय सरकार बन गई है। इसलिए ग्रिप्प ने कहा है कि हम सच्ची संघीय पद्धति में नहीं रह रहे हैं। तो ये हमने बात की अमेरिकी संघीय व्यवस्था की। आगे की क्लास में हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति की। धन्यवाद।